राज्यपाल ने गोद लिए गए ग्राम सोनपुरी का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ बैठक कर लिया विकास कार्यों का जायजा। जगदलपुर में आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी की संगोष्ठी। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। सूरजपुर में आपातकाल की बरसी पर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। आपातकाल को बताया संविधान पर हमला। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का बीपीसीएल रिफाइनरी दौरा। यात्रा के दौरान बैंकों की भूमिका पर किया विचार विमर्श। कोंडागांव में कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक। शिविरों में प्राप्त आवेदनों पर की कार्रवाई के निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेश ढेका खैरागढ़ जिला पहुंचे, जहां पर उन्होंने गोद लिए गए ग्राम सोनपुरी के विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर विकास कार्यों की जानकारी ली और विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, खेती और स्वयं सहायता समूहों पर जोर दिया। राज्यपाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 100% कार्ड बनाए जाएं और स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा विद्यालय से जोड़ने के लिए ठोस पहल की जाए। राज्यपाल ने ग्राम सोनपुरी में टमाटर की खेती की संभावनाओं को देखते हुए बाड़ी में टमाटर उत्पादन करने और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को बेहतर मूल्य मिले और फसल की बर्बादी ना हो। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत सभी शासकीय भवनों में अधिकाधिक वृक्ष लगाने का आग्रह किया, तो वहीं इसे पर्यावरण और मातृत्व दोनों से जुड़ी एक संवेदनशील पहल बताया। उन्होंने पुलिस विभाग के कार्यों की जानकारी लेते हुए सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समुचित उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया। राज्यपाल ने गोद लिए गए गांव का जायजा लिया है और यहां पर बैठक में विकास कार्य को लेकर बातचीत हुई है, उनका जायजा लिया और अधिकारियों को भी उचित दिशा निर्देश दिए गए। बीजेपी ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी जिला कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। किरण सिंहदेव ने कहा कि आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का कलंक है, जिसे कांग्रेस के अत्याचारी शासन में देश और देशवासियों ने भोगा है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए समूचे देश को आपातकाल की कैद में डाल दिया था, जिसमें नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी और समाचार पत्रों में निष्पक्ष लिखने की स्पष्ट मनाही थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के बने रहने के स्वार्थ में देश को आपातकाल की जंजीरों में कैद किया, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की। उन्होंने कहा कि आज उसी कांग्रेस के नुमाइंदे देश के लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देकर ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। मौके पर किरण सिंहदेव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक वेद प्रकाश पांडे, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। तो आपातकाल की बरसी पर बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम रखे गए, संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस पर हमला बोला और उस दौरान आपातकाल की जो स्थिति थी उसको समूचे लोगों के साथ, प्रदेशवासियों के साथ में और देशवासियों के साथ में याद दिलाने की यहां पर कवायद भारतीय जनता पार्टी इसको संविधान की हत्या के रूप में हत्या दिवस के रूप में मनाती हुई साफ तौर पर दिखाई दी। 50 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी वर्षी का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने इस रूप में मनाया और लोगों तक उनको बताने की कोशिश की किस तरीके से कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था, आपातकाल घोषित किया था लोगों को और बड़े बड़े नेताओं को यहां कैद में डालने की ये आपातकाल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या थी। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर सूरजपुर जिला बीजेपी कार्यालय अटल कुंज में एक विशेष प्रेस वार्ता
आयोजित की। इस दौरान मुख्य वक्ता छत्तीसगढ़ शासन वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा और पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रामसेवक पैकरा ने कहा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और जनता के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि लाखों निर्दोषों को जेलों में डाला गया और न्यायपालिका पर दबाव बनाया गया, मीडिया की आवाज को बंद किया गया। तो वहीं बाबूलाल अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता की रक्षा के नाम पर लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि देश किन संकटों से गुजरा है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौके पर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 50वीं वर्षीय आपातकाल की मनाई गई और विशेष प्रेस वार्ता को आयोजन किया गया। इस दौरान 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने को लेकर चर्चा की गई और यहां युवाओं को ये संदेश देने की कोशिश कि देश किन परिस्थितियों से गुजरा है, किस तरीके की संकट देश ने सहे हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, ये यहां पर बताने की कोशिश। लाखों निर्दोषों को जेल में डाला गया, न्यायपालिका पर दबाव बनाया गया, मीडिया की आवाज कुचलने का काम किया गया। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय ऑडिटोरियम में संविधान हत्या दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान घटित घटनाओं पर आधारित फोटो प्रदर्शनी और फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेडी ने आपातकाल के दौरान घटी घटनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने पद पर बने रहने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया। आपातकाल के दौरान कई प्रतिबंध लगाए गए, जिससे सभी वर्ग के लोगों को कई यातनाएं झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को इस घटना के बारे में अध्ययन करने की जरूरत है ताकि इसके बारे में जान सकें। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान हमारे पूर्वजों ने बहुत सी यातनाएं झेली हैं, लेकिन देश में लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। भारत को विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गौरव करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी और हमें एक लोकतांत्रिक देश प्रदान किया जहां लोगों के पास की सबसे बड़ी शक्ति है। रायपुर सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि बैंकों ने नीति और जमीन पर क्रियान्वयन के बीच सेतु की भूमिका निभाई, आत्मनिर्भर भारत का सपना जल्द साकार हो सकता है। अग्रवाल ने बैंकों से बड़े उद्योगों के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने का सुझाव दिया ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें। इसके साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुंबई स्थित बीपीसीएल रिफाइनरी का दौरा किया, जहां पर उन्होंने औद्योगिक संरचनाओं और तेल शोधन इकाइयों की भूमिका की सराहना की। संसद की प्राक्कलन समिति की अध्ययन यात्रा के दौरान उन्होंने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और भारी उद्योग क्षेत्र के संवर्धन में बैंकों की भूमिका पर चर्चा की, जिसमें वित्तीय संस्थानों और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा बैठक में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शिविर के आयोजन और प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की समीक्षा करते हुए प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड सभी वरिष्ठ
नागरिकों के वय वंदना कार्ड प्राथमिकता के साथ बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और सभी जनपद सीईओ के साथ अन्य विभागों को भी आवास निर्माण कार्य को पूर्ण कराने में एकजुट होकर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों से अस्पतालों के नियमित निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी अस्पतालों में स्टाफ की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत चाणक्यपुरी के वार्ड क्रमांक 3 के वार्ड पंच खोकन तालुकदार और वार्ड क्रमांक 6 के अपूर्व राय के द्वारा खेत जाने वाले रास्ते पर शासकीय पैसा या फिर पंचायत फंड को दुरुपयोग करते हुए मशीनरी जैसे जेसीबी और ट्रैक्टर द्वारा धारदार गिट्टी बिछाकर रखने के खेत जाने वाले किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यातायात में लोगों की गाड़ी का टायर कट रहा है तो वहीं पैदल चलने वालों के पैर कट रहे हैं। इन दोनों वार्ड पंच दबंगई दिखाते हुए जो है अपनी मनमर्जी करते आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि रास्ते से गिट्टी हटाने की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो ग्राम पंचायत चाणक्यपुरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर कच्चे रास्ते पर किस तरीके से कंक्रीट डाला गया है, यानी कि गिट्टी डाल दी गई है जिससे कि आने जाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलने वाले लोगों को भी जो है यहां पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर जो है उन्होंने आवाज उठाई है कि जिस तरीके से कंक्रीट डाली गई है उसको यहां पर हटाने का काम किया जाए और जिन्होंने ये जो गिट्टी या कंक्रीट डाली गई है कच्चे मार्ग पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिले में स्वीकृत कार्यों के लंबित आवासों के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने और हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए जिला पंचायत कोंडागांव द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पंचायत कोंडागांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 जून 2025 से 17 जुलाई 2025 तक जिले के सभी संबंधित ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर अभियान और जन चौपाल और शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक हितग्राहियों से घर घर जाकर संपर्क करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत हितग्राहियों की समस्याओं का पंचायत स्तर पर निराकरण किया जाएगा और लंबित आवासों के शीघ्र जो है निर्माण के लिए मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लेकर जो है ये पहल की गई है। जो चित्रण आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग एकत्रित हुए हैं और उनको समझाया जा रहा है। योजना के बारे में जो है उन तक जो है संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। चित्र के माध्यम से समझिए कि लंबित आवासों के निर्माण के लिए ये पहल कितनी आवश्यक है और प्रशासन जो डोर टू डोर अभियान चला रहा है उसकी ये तस्वीर गवाही देती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 23 जून जो है 2025 से 17 जुलाई 2025 तक जिले के सभी संबंधित ग्राम पंचायतों में इसी तरीके का डोर टू डोर अभियान और जनचौपाल का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक
हितग्राहियों के से जो है घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है स्वीकृत हितग्राहियों की समस्याओं का पंचायत स्तर पर निराकरण किया जाएगा। तो 23 जून 2025 से 17 जुलाई 2025 तक इसी तरीके से डोर टू डोर अभियान और जन चौपाल शिविर का आयोजन करके लोगों को, ग्रामवासियों को, पंचायत वासियों को जानकारी मुहैया कराना ही जो है इनका मकसद है और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, समस्याओं का पंचायत स्तर पर निराकरण किया जाएगा। यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत और हितग्राहियों की समस्या है, उनका पंचायत स्तर पर ही समाधान करने की कवायद की जाएगी। लंबित आवासों के शीघ्र निर्माण के लिए मार्गदर्शन और सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। धरसींवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा ने शाला प्रवेशोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह कार्यक्रम नगर पंचायत खरौरा के अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालय में आयोजित किया गया। विधायक ने इस अवसर पर छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए उन्हें किताबें, साइकिल भेंट की, साथ ही नए शैक्षिक सत्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों के साथ वृक्षारोपण भी किया। एक छात्र को उस वृक्ष की देखभाल का जिम्मा सौंपा। कार्यक्रम में विधायक के अलावा शिक्षकगण, अभिभावकगण और बच्चे उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाग लिया। इस बैठक में उन्होंने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग और समन्वय का सशक्त मंच बन चुकी है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति और राज्यों के बीच में बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। आगे उन्होंने बताया कि बस्तर के विकास के लिए बोधघाट, महानदी, इंद्रावती लिंक जैसी कई हजार करोड़ की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 87.2% नागरिकों को कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद राज्य को अब तक 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 3.5 लाख करोड़ पावर सेक्टर से जुड़े हैं। राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की गंभीर आलोचना की। उन्होंने बताया कि उस समय देश आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और महंगाई के दौर से गुजर रहा था। कांग्रेस ने सत्ता बनाए रखने के लिए चुनावी मशीनरी और अधिकारियों का दुरुपयोग किया। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई और उन्होंने बिना कैबिनेट की मंजूरी राष्ट्रपति से आदेश लेकर देश के 4 स्तंभों को क्षति पहुंचाई। 253 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, लाखों लोगों को जेल में डाला गया और यातनाएं भी दी गई। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की नीयति आज भी जो है नहीं बदली है। यह काले अध्याय को याद रखने के लिए पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। उन्होंने देशवासियों से इस इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का आह्वान किया। आज 25 जून है और आज से 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को इस देश को आपातकाल में झोंका गया था। और आज के दिन को पूरे देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में हम मना रहे हैं।
देश में अब तक 3 बार आपातकाल लगे हैं। पहला आपातकाल लगा 26 अक्टूबर 1962 को, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था। दूसरा आपातकाल लगा 3 दिसंबर 1971 को, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। पर जब 25 जून 1975 को तीसरी बार आपातकाल लगा, देश में बिल्कुल भी इस तरह की स्थितियां नहीं थी। आखिर ये आपातकाल लगा क्यों, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? उन्नीस सौ 1971 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। रायबरेली से चुनाव जीती, राजनारायण जी को उन्होंने हराया। उनके निर्वाचन के खिलाफ उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनाव याचिका लगी। पर इस बीच देश के हालात बद से बदतर हो रहे थे। देश आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर थी और देश में पूरी तरह से असंतोष का वातावरण था। उस वातावरण में चुनाव हुआ था और कांग्रेस जीती थी। राजनारायण जी ने इस आधार पर चुनाव याचिका लगाई थी कि चुनाव के दौरान सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग हुआ है, शराब बांटे गए हैं, सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग हुआ है, सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग किया गया है, चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है, भ्रष्ट आचरण का उपयोग हुआ चुनाव जीतने में। चुनाव याचिका की सुनवाई चल ही रही थी। इसी बीच गुजरात में, बिहार में जन आक्रोश बढ़ा और आंदोलन चल रहा था। 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में रेलवे के मुद्दों को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन सुलग रहा था। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाई गई और इसी बीच 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आता है। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराता है और उन्हें 6 वर्ष किसी भी चुनाव में के लिए अपात्र घोषित करता है। 12 जून 1975 के इस फैसले के बाद किस प्रकार से वो सत्ता पर काबिज रहे, इसके लिए बहुत प्रकार के हथकंडे अपनाए गए। सर्वोच्च न्यायालय भी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 1975 को उनकी याचिका खारिज की। उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराया और आनन फानन में 25 जून की रात को देश के आपातकाल में झोंका गया। बिना कैबिनेट के मंजूरी के राष्ट्रपति से ये आदेश निकलवाया गया और देश को आपातकाल में झोंककर लोकतंत्र के चारों स्तंभ
को कमजोर करने का काम किया, जिस पर नियंत्रण करने का काम किया। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस, दो 253 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस की लाइटें काट दी गई, सेंसरशिप किया गया और 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में ठूसा गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले